हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्यारी सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, यानी सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज लवली सोलंकी। आप सभी को पता है कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी भी एसएससी एग्जाम या फिर रेलवे या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा जीके का। आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर चुके होंगे और उनसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके होंगे। इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस क्लास को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। भारत का संविधान कब बना था? तो भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन चुका था। हमारे भारत के संविधान को तैयार होने में कितना टाइम लगा? तो भारत के संविधान को तैयार होने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। इतना टोटल पीरियड था जो हमारे भारत के संविधान को तैयार होने में लगा, इतना टाइम लगा था। ठीक है, भारत का संविधान तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू 26 नवंबर 1949 को नहीं किया गया था, बल्कि इसे लागू कब किया गया था? हमारे भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? तो हमारे भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अब इसमें 395 आर्टिकल्स नहीं है, यानी उनकी संख्या बढ़ चुकी है। लगभग कितने आर्टिकल्स हैं वर्तमान समय में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग अब 448 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है अब। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम भारत के संविधान में कितने भाग थे? तो भाग थे हमारे 22 भाग थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, लेकिन अब है टोटल 25 भाग। कितने भाग हैं? टोटल 25 भाग हैं अब वर्तमान समय में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 भाग हैं। और जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अब ये 12 अनुसूचियां, यानी भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये फैक्ट को आप याद रखना कि वर्तमान टाइम में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आता है हमारा आर्टिकल 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत होगा राज्यों का संघ, यानी इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बताया गया है हमारे आर्टिकल 1 में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या बताया गया? तो ये बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होने का मतलब है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन्हें भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। इंडिया में कोई भी राज्य जो है भारत का, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। जबकि हमारे यूएसए में है फेडरेशन वर्ड का यूज किया गया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरेशन और यूनियन वर्ड में ये डिफरेंस होता है कि यूनियन में कोई भी कंट्री में कोई भी स्टेट सेपरेट नहीं हो सकता, यानी अपने देश से अलग नहीं हो सकता। जबकि फेडरेशन में ये होता है कि अगर कोई स्टेट अपने देश से अलग होना चाहता है तो वो हो सकता है। ये डिफरेंस होते हैं यूनियन और फेडरेशन में। आर्टिकल 1 में हमें यही बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमें आर्टिकल 1 में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 14, यानी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो 2 देशों से प्रेरित है, यानी 2 देशों से लिया गया है? वो है हमारा आर्टिकल 14, यानी आर्टिकल 14। ये 2 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। पहला हमारे यूके और यूएस के संविधान से इंस्पायर्ड है ये हमारा आर्टिकल 14। और इस जो आर्टिकल 14 में बताया गया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये दोनों बातों को हमें आर्टिकल 14 में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 15, यानी आर्टिकल 15, जिसमें क्या बताया गया है?
तो आर्टिकल 15 यानी आर्टिकल 15 में बताया गया है भेदभाव का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमें आर्टिकल 15 में बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 15 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूलवंश, भाषा, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमें आर्टिकल 15 में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 16 यानी आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 16 में बताया गया है अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता इसमें हमें बताई गई है। हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 17 यानी आर्टिकल 17, जिसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत करता है तो आप इस आर्टिकल के तहत कंप्लेन कर सकते हैं, और जो भी इस प्रकार का कोई काम करेगा यानी कोई भी आपके साथ अनटचेबिलिटी करेगा तो उसे सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा उसे। ठीक है, सो आर्टिकल 17 में इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 18 यानी आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। भारत रत्न और पद्मश्री या फिर पद्म अवार्ड्स है, ये उपाधियां नहीं कंसीडर किए गई हैं और इन्हें कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे यानी सफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकता, आगे पीछे इन टाइटल्स का यूज नहीं कर सकता है। ये हमें आर्टिकल 18 में बताया गया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 19 में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसमें 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं के बारे में वर्णन किया गया है। वो कौन कौन सी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं जिनका वर्णन आर्टिकल 19 में किया गया है? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। वो स्वतंत्रताएं हैं, आर्टिकल 19 में बताया गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और नेक्स्ट है हमारी कहीं भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता, और आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये टोटल 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं हैं जिनका वर्णन आर्टिकल 19 में किया गया है। आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दो सिद्धि से संरक्षण। इसमें 3 प्रकार के बातों को बताया गया है। इसके 3 सबसेक्शन है। आर्टिकल 20 के कितने सबसेक्शन है? आर्टिकल 20 के 3 सबसेक्शन है, जिसमें पहले में बताया गया है कि आपको जो भी सजा मिलेगी वो वर्तमान कानून के अकॉर्डिंग मिलेगी। और आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि आपको एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, यानी दोहरी सजा आपको एक ही अपराध के लिए नहीं मिलेगी। एक अपराध के लिए सिर्फ आपको एक सजा मिलेगी। और आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, आपको अपने खिलाफ गवाही देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आर्टिकल 20 में बताई गई। आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि आपको जो सजा मिलेगी वो वर्तमान कानून के अकॉर्डिंग मिलेगी। और आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि आपको एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी, दोहरी सजा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया? तो आर्टिकल 20 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें आर्टिकल 20 में बताई गई हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 21 ये भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसमें बताया गया है कि आप विदेश जा सकते हो, यानी विदेश जाने का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार और अपने मनपसंद किसी भी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। ये सारी चीजों को हमें आर्टिकल 21 में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। और जीवन का अधिकार, ये सारी चीजें हमें आर्टिकल 21 के तहत बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 21A। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर किसी भी आर्टिकल में
के बाद में ABC वो भी कैपिटल लेटर में लिखा हो, तो इसका मतलब यही होता है कि वो आर्टिकल जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था या फिर बना था, जब ये अनुच्छेद नहीं थे, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इन अनुच्छेदों को बाद में एड ऑन किया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा आर्टिकल 21A ये भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं था, यानी जब संविधान लागू हुआ था या फिर बना था उस टाइम ये अनुच्छेद नहीं था, इसे जोड़ा गया है। यानी आर्टिकल 21 के ए को कब जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, तो इसे जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान में मूल रूप से शामिल नहीं था, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इंक्लूड किया गया भारतीय संविधान में। और इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, यानी आर्टिकल 21 के ए में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा का अधिकार, यानी जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उन सभी को शिक्षा का अधिकार। और ये शिक्षा कैसे रहेगी, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये फ्री रहती है इतनी एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन, यानी 8th क्लास तक के जो भी बच्चे हैं जो भी सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 23 में बताया गया है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध, यानी मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध हमें आर्टिकल 23 में बताया गया है। ठीक है, अब इसे इजीली हम कैसे समझ सकते हैं, किसी भी नागरिक को सरकार के साथ साथ किसी भी निजी व्यक्ति के शोषण से बचाता है। और इसमें ही बताया गया है कि मानव तस्करी का मतलब है किसी भी व्यक्ति को बेचा खरीदा नहीं जाएगा। ठीक है, और बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है बेगार, यानी किसी व्यक्ति को खरीदने के बाद उसे कोई भी पैसे नहीं देना और उसे परमानेंटली काम कराना, उससे सिर्फ खाना ही देना और कभी कभी तो वो भी नहीं देना। ठीक है, यानी पूरी तरह से उसको शोषण करना। इस प्रकार इस आर्टिकल में बताया गया है, नहीं इस प्रकार का अगर कोई भी आपके साथ करता है तो वो नहीं कर सकता है शोषण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 24, यानी आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 24 में बताया गया है बाल श्रम का निषेध, यानी किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी कारखाने में या फिर खदान में या फिर किसी भी ऐसे खतरनाक प्लेस पे काम नहीं कराया जाएगा उससे। ये सारी बातों को हमें आर्टिकल 24 में बताया गया है, यानी कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसे किसी भी खतरनाक स्थान पर या फिर किसी भी कारखाने या फिर खदानों में उससे काम नहीं कराया जाएगा, ये हमें आर्टिकल 24 में बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 25 से 28। इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसे मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इस प्रकार की आजादी हमें आर्टिकल 25 से 28 में दी गई है और उसका धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के लिए कोई भी खर्चा करता है तो वो टैक्स फ्री होगा, यानी अगर आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने टैक्स से बचने के लिए धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े, ऐसा है बेसिकली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो कि आर्टिकल 29 से लेके 30। आर्टिकल 29 से 30 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 29 से 30 में बताया गया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमें आर्टिकल 29 से 30 में बताए गए हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 29 में क्या बताया गया, आर्टिकल 29 में ये बताया गया अगर कोई भी अल्पसंख्यक समूह है तो वो अपने भाषा संस्कृति का संरक्षण कर सकता है, उसे बनाए रख सकता है। ये हमें आर्टिकल 29 में बताया गया। आर्टिकल 30 में बताया गया है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यक समूह वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ये हमें आर्टिकल 30 में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32। ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इसमें बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर आपकी किसी भी मौलिक अधिकार का या फिर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 226 के अनुसार आप जा सकते हैं हाई कोर्ट।
ठीक है, अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, और इसी अनुच्छेद को हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा था, यानी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई भी इतना महान व्यक्ति इस आर्टिकल को इतनी ज्यादा वो दे रहा है वैल्यू, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ये फैक्ट बार बार पूछा जाता है, यानी किस आर्टिकल को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला था, तो हमारा आर्टिकल 32 है। सो आज की इस प्यारी सी क्लास में हमने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस किया। सो आई होप आपको आज की ये प्यारी सी क्लास पसंद आई होगी, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया है, और भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रह गए हैं जिन्हें हमें नेक्स्ट सेशंस में, यानी आने वाले सेशंस में कंप्लीट करना है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।